नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था या राजस्थान की राज पॉलिटी। तो अपने आज शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की कार्यपालिका का दूसरा भाग जो होता है, जिसको अपने मंत्री परिषद कहते हैं, उसका। ठीक है। तो ये मंत्री परिषद क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कौन इसके लोग होते हैं, ये क्या काम करता है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मंत्री परिषद की बात करें कि मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है, तो मंत्री परिषद का मतलब है मंत्रियों का समूह। तो जो मंत्रियों का समूह होता है उसको सामूहिक रूप से अपने क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। अब अगर अपने को मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना हो तो अपने को दो अनुच्छेद पढ़ने पड़ते हैं, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। सबसे पहले तो देखते हैं कि अनुच्छेद 163 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 163 के बारे में अपने राज्य की चर्चा हुई थी। तो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो जब अपने राज्यपाल की चर्चा कर रहे थे तब अपने देखा था कि राज्य की जो सारी की सारी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से उन शक्तियों का प्रयोग करता है या अपनी मर्जी से उन शक्तियों का निर्वाह करता है, उन कर्तव्यों का निर्वाह करता है। वास्तव में राज्यपाल जो होता है वह मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। तो मंत्री परिषद की वैसे देखा जाए तो जरूरत क्यों पड़ती है, मंत्री परिषद की जरूरत पड़ती है राज्यपाल को सलाह देने के लिए। ऐसी बात कहां लिखी गई है, ऐसी बात लिखी गई है अनुच्छेद 163 के अंदर। दूसरी बात जो अनुच्छेद 163 के अंदर लिखी गई है या जिसके बारे में अनुच्छेद 163 चर्चा करता है, वो बात यह है कि ये जो मंत्री परिषद बनाया जाएगा राज्यपाल को सलाह देने के लिए, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है या मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 164 की, जो अपने को बात बताता है कि मंत्री परिषद का गठन कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री, मैं बार बार यहां पर वर्ड सीएम लिखूंगा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर, सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इतना कुछ अपने को अनुच्छेद 164 के अंदर देखने को मिलता है। तो इससे अपने को क्या क्या समझ में आता है। पहली बात तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। उसके बाद जब सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है वह राज्यपाल को एक सूची सौंपता है कि इन इन व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाए, और उन व्यक्तियों को जो है मंत्री बना दिया जाता है। परंतु आधिकारिक तौर पर देखा जाए या औपचारिक तौर पर देखा जाए तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। तो चाहे बात मुख्यमंत्री की हो, चाहे बात मंत्रियों की हो, नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है राज्यपाल के द्वारा। परंतु जो मंत्रियों की नियुक्ति की बात आएगी तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए नामों को ही मंत्री बनाएगा। अब यहाँ पर एक विषय और आता है कि क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। चूंकि यहाँ तो लिख दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा, तो क्या जो राज्यपाल है वह अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नियम है कि मुख्यमंत्री का मतलब है वह व्यक्ति जो विधानसभा में बहुमत रखने वाले दल का नेता होगा, या ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे दल का नेता होगा जिसके पास विधानसभा में बहुमत है।
उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहाँ पर विधानसभा में बहुमत का मतलब क्या है? विधानसभा में बहुमत का मतलब है कि जो राजस्थान की विधानसभा की अगर अपने बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य होते हैं, 200 विधायक होते हैं। तो ऐसा कोई दल होगा जिसके पास 100 से अधिक विधायक होंगे, या जिस दल के 100 से अधिक विधायक होंगे, स्वाभाविक सी बात है बहुमत उसके पास होगा। तो जिस दल के पास 100 से अधिक विधायक होंगे वो विधायक अपनी मर्जी से किसी एक को नेता चुन लेंगे। तो जिस दल के पास बहुमत होगा उस दल के विधायक जो हैं अपने नेता का चुनाव करेंगे, उस नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दे सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का पद उसी व्यक्ति को देता है जो कि ऐसे दल का नेता हो जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। अब यहाँ पर एक और विशेष परिस्थिति भी आ जाती है, क्योंकि जब अपने राज्यपाल पढ़ रहे थे तब अपने देखा था कि राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए अगर विधानसभा चुनावों के अंदर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है वह अलग अलग विकल्प ढूंढने का प्रयास करता है और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्यपाल को यह आश्वासन देता है कि वह उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर जो है विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर देगा या बहुमत प्राप्त कर लेगा। तो जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाए जाने के समय आपके पास बहुमत हो। यह भी संभव है कि आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री बना दे और 14 दिन का समय दे दे कि आप 14 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री पद जो है वापस ले लिया जाएगा। अगर आप बहुमत सिद्ध कर पाते हैं तो आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा या कौन होता है मुख्यमंत्री? सीएम ऐसे दल का नेता होता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री ऐसे दल का नेता होता है जिसके पास बहुमत हो। तो इस तरीके से राज्यपाल के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब बात आती है तो फिर मंत्री किसको बनाया जाता है? संवैधानिक प्रावधान तो कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, परंतु किसकी सलाह पर कर रहा है? सीएम की सलाह पर कर रहा है। तो पहले मुख्यमंत्री का नाम कंफर्म होता है, उसके बाद अन्य मंत्रियों का नाम जो है वो कंफर्म किया जा सकता है। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपने बात करें सीएम व मंत्री पद की योग्यता की, सीएम व मंत्री की योग्यता कि अगर आप सीएम बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली बात, वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए अथवा होना चाहिए अथवा 6 माह में विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो सबसे बढ़िया तो होगा कि अगर वह पहले से ही विधानसभा का सदस्य हो। विधानसभा का सदस्य बनने का मतलब है विधायक हो। परंतु अगर वह विधायक नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो विधायक पद है वह हासिल करना पड़ेगा। अगर वह 6 माह के अंदर विधायक पद हासिल नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यह संभव है कि ऐसे किसी व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा ही ना हो। उन परिस्थितियों के अंदर मंत्री बनने के 6 माह के भीतर भीतर उस व्यक्ति को जो है वह विधानसभा की सदस्यता या विधायक बनना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब हालांकि लिखा नहीं गया तो परंतु इससे ये स्पष्ट तो हो ही जाता है कि अगर आप मंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपके पास विधायक बनने की सारी योग्यताएं तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप विधायक बनने की योग्यता ही नहीं रखते हैं तो 6 माह के भीतर भीतर आपको फिर सदस्यता कैसे मिलेगी, और अगर सदस्यता नहीं मिलेगी तो फिर आपका जो मंत्री पद है वो आगे कैसे चलेगा, वो एक गैर कानूनी पद हो जाएगा। इसलिए हालांकि एक लिखित नियम है परंतु कॉमन सेंस से यह स्पष्ट है कि मंत्री बनने के लिए आपको वो सारी योग्यताएं तो कम से कम पूरी करनी होती है जो एक विधायक बनने के लिए करनी होती है। तो इस तरीके से मंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है इनका कार्यकाल कितना होता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो तो पहली बात तो जो संविधान कहता है कि जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो संविधान में क्या लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा, चाहे वो जिसके अंदर मुख्यमंत्री है चाहे मंत्री है, किसी की भी बात करो, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका कार्यकाल होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। परंतु क्या इसका मतलब ये है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से कभी भी मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है? ऐसा नहीं है। परंतु राज्यपाल किसी सीएम को अपने पद से तब तक नहीं हटा सकता जब तक विधानसभा में उस दल का बहुमत हो। तो जब तक उस दल का बहुमत है तब तक तो मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। हालांकि ये संभव है। उदाहरण के लिए वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कांग्रेस पार्टी का वहां पर बहुमत है या कांग्रेस का वहां पर बहुमत है। परंतु ये संभव है इसके अलावा कि अगर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि हम हमारा मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, तो उन परिस्थितियों में फिर जो है वह कांग्रेस के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। परंतु इन परिस्थितियों के अंदर जो मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा रहा है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा रहा है, वह उसी जो दल है या पार्टी है उसके विधायक दल द्वारा या विधायकों द्वारा हटाया जा रहा है। ये तो बात मुख्यमंत्री पर लागू होती है। मंत्री, राज्यपाल सीएम की सलाह पर किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। तो अगर सीएम कहता है तो किसी भी मंत्री को जरूर हटाया जा सकता है, हालांकि मुख्यमंत्री को हटाने की सिफारिश कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री वह तब तक रहेगा जब तक उस दल का लोग विधानसभा के अंदर बहुमत हो या उस दल के द्वारा अन्य लीडर नहीं चुन लिया जाता है, तब तक वह जो है मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है अथवा मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देता है, तो पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री है उसने ही खुद का इस्तीफा दे दिया कि मैं रहना ही नहीं चाहता, तो वो अकेला नहीं डूबेगा। उसका जितना भी मंत्री परिषद है, जितने भी सदस्य हैं, सारे के सारे जो हैं सभी बर्खास्त मान लिए जाएंगे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री बदलता है मंत्री परिषद अपने आप बदल जाता है। हाँ, हालांकि ये संभव है कि उन्हीं व्यक्तियों को द्वारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए,
परंतु आधिकारिक तौर पर जो मंत्रिपरिषद है उसका नए सिरे से गठन किया गया है। हालांकि इनका कोई कार्यकाल नहीं है अलग से, परंतु अपने जानते हैं कि विधानसभा के अंदर प्रत्येक 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। अतः 5 साल के बाद जो है हर बार नए मंत्रिपरिषद का गठन किया ही जाता है। उससे पहले भी किया जा सकता है, अगर जो दल है वह अपना नया नेता चुन ले, या फिर जो मुख्यमंत्री है वह इस्तीफा दे दे, या फिर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, या फिर जो दल है वह उस विधानसभा के अंदर अपना बहुमत खो दे। इन सभी परिस्थितियों में जो मुख्यमंत्री और मुख्य मंत्रिपरिषद है सभी को अपना पद खाली करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्रियों के गठन की। अब यहाँ पर एक और पहलू उजागर होता है कि स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 विधायक हैं। अब उसमें से 100-101 जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं सभी विधायकों की ये इच्छा तो होगी कि वो भी मंत्री बने, तो वो सभी मंत्री बनना चाहते हैं। परंतु क्या सभी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है? ऐसा 2003 से पहले संभव था, वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 2003 के अंदर संविधान में एक नया संशोधन किया गया था जिसको आप 91st या 91वां संविधान संशोधन कहते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्रियों की अधिकतम संख्या आपके विधानसभा की अधिकतम संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या की बात करें कि कितने मंत्री हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते हैं, तो अपने लिख सकते हैं मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, विधानसभा की सदस्य सदस्यता का 15%। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 लोग हैं, तो 200 का 15% मतलब कि 30 मंत्री, अधिकतम मंत्री राजस्थान में कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। 2003 से पहले ऐसी कोई शर्त नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से मंत्री और मंत्री परिषद बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मंत्री और मंत्री परिषद। अब इसके बाद अनुच्छेद एक जो अगला आता है वो आता है अनुच्छेद, इसी के अंदर 164 के अंदर एक बात लिखी गई है। अनुच्छेद 164 के अंदर ही जो है एक और प्रावधान जोड़ा हुआ है। उस प्रावधान की अगर अपने माने तो जो राज्य का मंत्री परिषद होगा वह विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगा। संयुक्त जिम्मेदारी है, एकल जिम्मेदारी नहीं है। संयुक्त जिम्मेदारी का यहाँ पर मतलब क्या है थोड़ा सा वो समझते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, सॉरी विधानसभा, लोकसभा नहीं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं, विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार होते हैं, सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायी का मतलब क्या है? पहला मतलब तो ये निकलता है कि अगर मंत्रिपरिषद, क्योंकि एक समूह का नाम है, अगर उस समूह के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी बात को स्वीकार किया जाता है तो उस मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य उस निर्णय के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो आपकी राय वही होगी जो मंत्रिपरिषद की राय है, आप मंत्रिपरिषद की राय को नहीं काटोगे। दूसरा मतलब ये भी है कि अगर किन्हीं कारणों से लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो केवल मुख्यमंत्री नहीं, पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो अविश्वास प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे पारित होता है, वो अपने देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अनुच्छेद 164 के अंदर लिखा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है कि सीएम की यह जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल को मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से
या अन्य सूचना से अवगत करवाए, सूचना से अवगत करवाए। ठीक है, तो यह सीएम की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय जो है वो राज्यपाल के पास भेजे जाएं, या अगर राज्यपाल किसी और विशेष प्रकार की सूचना चाहता है तो मुख्यमंत्री को वह सूचना देनी होगी। तो ये सारी बातें हैं संवैधानिक प्रावधान जो मुख्यमंत्री के बारे में है। अब अपने मुख्यमंत्री से संबंधित थोड़े से और तथ्य भी जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री के अन्य कर्तव्यों की अगर अपने बात करें कि स्वाभाविक सी बात है, उसका मेन काम तो है वो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते जो राज्यपाल है, राज्यपाल को सलाह देने का काम उसका होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा उसके कुछ अन्य कर्तव्य हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, परंतु जो प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा के साथ राजस्थान के अंदर खड़ा हुआ है या किसी अन्य राज्य के अंदर खड़ा हुआ है, उस ढांचे के कारण उसको कुछ कर्तव्य जो हैं वो उसके अंदर निहित कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए पहला, वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्य प्रवक्ता होता है मतलब कि राज्य सरकार के बारे में बात वो कह देगा कि हाँ ऐसा होगा, वही बात सर्वोपरि मानी जाएगी। तो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? अपना जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वह राज्य आपदा प्रबंधन का मुख्य अधिकारी होता है या मुखिया होता है। तो हर राज्य के अंदर प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, एक फोर्स का गठन किया जाता है। जो सीडीएम में होती है, चीफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है किसी भी राज्य की, जिसको अपने एसडीएम में कहते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस एसडीएम का मुख्य उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तीसरा, वह नीति आयोग, अंतरराज्य परिषद और जो आपकी क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो नीति आयोग नाम की संस्था है भारत के अंदर, जो कि सरकार को आर्थिक मामलों के मामले में सलाह देती है, उस नीति आयोग का एक प्रशासनिक परिषद होता है। उस प्रशासनिक परिषद के अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है। वैसे ही ऐसे मामले जहां पर केंद्र व राज्य दोनों के जो हित है वो निहित होते हैं, या दोनों के कोई ना कोई मामला पेचीदा होता है, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है। उन अंतरराज्य परिषदों के अंदर भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ही भाग लेते हैं। वैसे ही भारत के अंदर 6 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है ताकि अलग अलग राज्यों में सामंजस्य समन्वय बिठाया जा सके। उन क्षेत्रीय परिषदों के अंदर भी जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वही भाग लेता है। तो ये सारे पद जो हैं वो अपने आप उसके पास आ जाते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते। ठीक है, इसके साथ अपना मुख्यमंत्री वाला कार्य जो है वो समाप्त होता है, और अगली क्लास के अंदर अपने एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।